हेलो स्टूडेंट्स, 12th इवनिंग शिफ्ट का जो प्री बोर्ड का पेपर था थोड़ा सा रहता है। हमने सिर्फ सेक्शन 1 किया था जिसमें 1 मार्कर है। अब फटाफट केस स्टडी डिस्कस करते हैं ज़रा, ठीक है। केस स्टडी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखा है कि बॉक्स बना रहे हैं। ये बॉक्स में क्या है कि ऊपर से खुला हुआ है और बेस स्क्वायर है, यानी लेंथ और ब्रेथ बराबर है इस तरह से। तो और ये जो बॉक्स बना है ना, ये एक शीट से बना है जिसका एरिया C² है। तो उसके बेस पे हमारा एक क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं कि इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, उस एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे एक बेस है जिसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ x²। एक हमारे पास ये वॉल है जिसका एरिया होगा x इंटू वाई। तो ऐसी 4 वॉल होगी, एक इस साइड, एक इधर, एक इसके बैक साइड पे और एक इधर। और ये टोटल एरिया बन के बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, C² से। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे इक्वेशन बन जाती है तो AOT इक्वेशन में जो सिंगल वेरिएबल होता है उसको निकाल लेते हैं। तो C² माइनस x² अपॉन 4x निकाल लिया है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब आप देखोगे पहले जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे इसी पे बेस्ड थे कि x और y का लिंक क्या होगा। तो अभी हमने किया x और y का लिंक है कि एरिया ऑफ मटेरियल x² प्लस 4xy है। फिर हमने किया कि क्या रिलेशन आया हमारा, हमने क्या किया, जो सिंगल वेरिएबल उसकी इक्वेशन निकाल दी, y इक्वल टू C² माइनस x² अपन 4x। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम को एक्सप्रेस करो। तो वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो x इंटू वाई, और y की जो वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे C² माइनस 4x² अपॉन 4x। इसको सॉल्व कर देते हैं, x कट जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा। तो C² x माइनस x³, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। C² माइनस 3x² इक्वल टू 0 हो गया। तो C² इक्वल टू 3x² हो गया। C इक्वल टू √3x हो गया, यानी x की वैल्यू मेरे पास C/√3 आ गई। ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है कि किस वैल्यू पे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो हम कह देंगे C की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है C/√3। और एक क्वेश्चन यह पूछा हुआ है कि इनमें से वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम हम यहाँ निकाल चुके थे, 1/4 C² x माइनस x³। तो यानी क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगी। मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा होगा, हमने निकाला था मैक्सिमम वॉल्यूम था 1/4 C² x माइनस x³। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा C/√3। तो C² इंटू C/√3 मैं C/√3 का होल क्यूब, तो 3C³ माइनस C³, तो ये आ जाएगा 2C³। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, C³/6√3, ये मेरे पास आंसर आएगा। तो C ऑप्शन है। और हम एक और चीज़ भी कर सकते थे, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में और सारी x की वैल्यू क्योंकि C में आ रही है तो आंसर में C³ आएगा। तो किसी भी ऑप्शन में C³ नहीं दिया तो डायरेक्ट आंसर भी कैसे कर सकते थे बिना सॉल्व किए। अगला जो केस स्टडी है, ये एक्चुअल में केस स्टडी नहीं है, इसको प्रॉपरली फ्रेम बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक केस स्टडी है तो इसमें हमें इवेंट नहीं डिफाइन करने दिए जाने चाहिए थे। यहाँ पे इवेंट भी डिफाइन करके दिए गए हैं, ठीक है बेटा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो एक बार हम केस स्टडी पढ़ते हो ना, हम देखते हैं कि अगर एग्जाम में आएगी तो कैसे आएगी। वहाँ इवेंट डिफाइन नहीं होंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि ना कार बना रहे हैं या तो एक्स प्लांट में या वाई प्लांट में। एक्स प्लांट 70% कार प्रोड्यूस करता है, वाई प्लांट 30%। अब जितना भी कार प्रोड्यूस होती है एक्स प्लांट में उसकी 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है और 90% जितनी कार प्रोड्यूस होती है वाई प्लांट में वो 90% की होती है। अब हमने एक कार चूज़ की, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, तो ये कंफर्म है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। तो जो कंफर्म हो चुका होता है हम उसको लेते हैं ई इवेंट कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार हमने चूज़ करी। और E1 E2 होते हैं कि जहाँ ऑप्शन होती है। तो ऑप्शन है कि या तो वो फर्स्ट एक्स प्लांट से प्रोड्यूस हो सकती थी या वाई से। तो ये हमें खुद क्रिएट करने चाहिए थे, ठीक है ना। इवेंट देने नहीं चाहिए क्योंकि बोर्ड्स पे ऐसे नहीं आएंगे। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन फ्रेम है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। मे भी शायद कि इस आपको पेपर ईजी बनाने के लिए ऐसा बोला जाए। अब वो पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ B1, यानी कार एक्स प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कार प्लांट कितनी प्रोड्यूस रही है, ए उससे फर्स्ट प्लान से 70%। तो अब यहाँ एक और प्रॉब्लम हो रही है कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि जब 70% कार प्रोड्यूस हो रहे थे, इसको प्रोबेबिलिटी को ऐसा भी लिख सकते हैं 70%, और 70% को जब सॉल्व करेंगे तो 7/10 भी आ रहा है। तो 2 ऑप्शन हो सकती है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये 70% है तो बी की 30% होगी, यानी ऑप्शन ये भी सही हो सकती है और सी भी सही हो सकती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को जब 30% को सॉल्व करोगे 30/100 आ जाएगा, 0 कट गया, 3/10 आ गया। अगला डाटा भी दिया हुआ है हमें कि अगर कार स्टैंडर्ड क्वालिटी की है तो बताइए वो एक्स प्लांट में मैन्युफैक्चर है। तो वो तो हमें दिया हुआ है कि 80% कार प्रोड्यूस होती है, ये भी डायरेक्ट डाटा दिया हुआ था। फिर वाई कार
जो वाई प्लांट बन रही है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की कितनी बनाता है, वो भी दिया हुआ था 90%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 90%, यानी 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिए गए थे। और हमें पता है कि अगर ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी है, तो कोई 4 भी करने, तो बिना सॉल्व किए भी इनको हम कर सकते थे, बहुत ईजी पेपर था। दूसरी बात, बट बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, बोर्ड में आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन आएगा मे बी ईजी करने के लिए, पेपर को ईजी बनाने के लिए ऐसा दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब यहाँ कह रहे हैं कि कार जो प्रोड्यूस हुई, हमने कार सेलेक्ट की, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, प्रोड्यूस बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक्स प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी यहाँ पे अब ये बेस टर्म क्वेश्चन बन जाता है, E1 बाई ए निकालना है। P ऑफ E1 बाई ए होता है P ऑफ A बाई E1 इंटू P ऑफ E1। तो E1 तो हमारा था 70%, और कार कितनी बेस्ट क्वालिटी की प्रोड्यूस कर रहे हैं 80%। नीचे भी आ जाएगा 70/100 इंटू 80/100 प्लस 30/100 इंटू 90/100, है ना, सारा डाटा दिया हुआ है। अब हम 0 से 0 कट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 यानी 56, नीचे आ जाएगा 56 और 30 इंटू 27, तो 56/83 हमारा आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ज़्यादातर बुक्स में क्या होता है बेटा, इसको ना सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि इसको ईजी बनाने की कोशिश करो, तो इसमें पुट करते हैं जनरली। तो हम नहीं तो इसको ऑल्टरनेटिव तरीका भी कर सकते हैं। एक कॉट थीटा क्या होता है, जैसे टैन थीटा परपेंडिकुलर पर बेस होता है, तो कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। यानी इसमें एक ट्राइंगल की बेस हमें दे रखी है 1, परपेंडिकुलर दे रखा है x² - 1। तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं, कैसे, h² इक्वल टू x² - 1 + 1। तो हाइपोटेन्यूज x आ गया हमारे पास। तो अब सिंप्लीफाई का मतलब है आंसर ऐसा निकालो जो डायरेक्ट आंसर आए। तो हम कह सकते हैं कि x कब आएगा, जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज और इसको रिलेट किया जाएगा बेस को। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सी चीज़ रिलेट करती है, सेक भी और कॉस भी। तो सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसको लिख सकते हैं x/1। तो ये डायरेक्ट आंसर भी आ गया। तो बिना सब्स्टिट्यूशन किए भी आप ऐसे ट्राइंगल मेथड बना के भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह बोला गया है कि x की वैल्यू बताओ अगर a इंटू ए ट्रांसपोज आई है, यानी अगर हम a को इसके ट्रांसपोज 0 2y z और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x y माइनस z से, तो x माइनस वाई जेड से, तो ये i के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम की थी कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर a ट्रांसपोज इंटू ए आई है, तो a ट्रांसपोज इंटू ए भी आई होगा। ये ऐसे दिया जाना चाहिए था, ठीक है बेटा, कि a ट्रांसपोज इंटू ए आई है। अब क्योंकि यहाँ अगर ऐसे नहीं करोगे ना, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप एक बार करके देखो तो पता चलेगा आपको। तो एक्चुअली क्वेश्चन में देना चाहिए था हमें कि a ट्रांसपोज इंटू ए हमारा आई होता है, ठीक है। चल करते जरा क्वेश्चन बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम में अगर आएगा तो ये a ट्रांसपोज इंटू आई आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि a ट्रांसपोज को पहले रखते हैं, तो a ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा, या मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन में मिस्टेक है। तभी मैंने देखते एकदम क्लिक किया कि मुझे तो कि गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन थोड़ी सी टीडियस सी हो जाएंगी। तो ये a इंटू ए ट्रांसपोज ना होके a ट्रांसपोज इंटू ए होना चाहिए, तभी ये होगा, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक थी। तो 0 पहले ट्रांसपोज लेते हैं बेटा, 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड हो जाएगा। अब इंटू ए कर देंगे। अब आप क्या करोगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x², फिर 0 फिर 0, फिर ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 6y², फिर 0 0 0, और ये आ रहा है 3z²। अब जब इसको 1 0 0 के इक्वल रखोगे, i के इक्वल, और कंपेयर करोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +-1/√3, y इक्वल टू +-1/√6, क्योंकि जब 6y² को 1 रखोगे, और z आ जाएगा +-1/√3, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। नहीं तो इसका और पार्ट भी देखते हैं, और पार्ट ज़्यादा इजी था, है ना। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² + 16, और वो ऑलरेडी 2x² + 16 के इक्वल है, तो इसको कंपेयर नहीं करते। फिर आएगा प्लस 2x + 10x, 2x + 10x होगा 12x, और वो दे रखा है आपको 24 × 2 48। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो यहाँ पूछा गया था कि नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x बताओ, तो एकदम डायरेक्टली कह सकते थे कि x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन था इसका कि ए और बी का रिलेशन निकालो अगर ये कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस है तो हमारी लेफ्ट लिमिट राइट हैंड मैच करनी चाहिए। तो जब कॉन्टीन्यू लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए इंटू 3 माइनस एच प्लस 1, और जैसे ही एच अप्रोच टू 0 जाएगा ये हमारा आ गया 3a प्लस 1। राइट लिमिट पुट करते हैं तो राइट लिमिट आ जाएगी हमारी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 बी इंटू 3 प्लस एच प्लस 3। इसको सॉल्व किया तो आ गया 3b प्लस 3। अब अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट राइट हैंड मैच करनी चाहिए। तो 3b प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 3a प्लस 1। तो ये 3 इधर आ जाएगा तो 3b माइनस 3a इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। हमें रिलेशन बताना था ए और बी के बीच में। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 एंड विच आर टेंजेंट टू दिस। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका ना टेंजेंट खींचने के लिए इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव होता है क्वेश्चन 2 लगाते हैं, नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1। तो डेरिवेटिव आएगा इसकी पावर -2 नीचे 2 और फिर इंटू डेरिवेटिव x² माइनस 2x प्लस 3 यानी 2x माइनस 2। अब हमें ये दे रखा है कि इसका जो स्लोप है वो 0 है, यानी ये 0 के इक्वल है। तो जब हम इसको सॉल्व किया, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो dy/dx एट p होता है और पॉइंट हमें दे नहीं रखा, तो मान लेते हैं यही हमारा स्लोप है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब x की वैल्यू मैंने कर्व में पुट करी तो मेरे पास y आ गया 1/1 माइनस 2 प्लस 3 यानी 1/2। तो मेरे पास पॉइंट आ गया 1,2 1,1/2। अब इक्वेशन टेंजेंट निकालनी है तो होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप जो x 0 है x माइनस x1। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगी मेरे पास y इक्वल टू हाफ। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरह निकालते हैं और फिर उसके साथ कंडीशन जो होती है तो उसको पुट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगनी थी बेटा कि ई लॉग एफ एक्स होता है, तो यानी ये साइन एक्स आ जाएगा। यानी हमारे पास क्वेश्चन बन गया कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। अब कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो हमने कॉस एक्स को पी पुट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हमारा डी पी बन गया। तो मैं माइनस को उधर ले गया तो हमारा क्वेश्चन बन गया पी क्यूब माइनस डी पी। और पी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है p4/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बट इसका जो और पार्ट था वो ज़्यादा इजी था। ठीक है, कैसे इजी था देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है -a/a की प्रॉपर्टी लग रही है, यानी ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो जब -a/a की प्रॉपर्टी होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसको f(x) मान लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि ये माइनस पुट करने पे क्या आ रहा है, यानी f(-x) चेक करते हैं। अगर ये -f(x) आ जाता है तो हमारा आंसर 0 हो जाता है, जो ऐसा हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो हमने x की जगह -x पुट किया तो cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है और ऑड पावर बाहर दे देगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन वापस आ गया, -f(x) हो गया। और अगर -f(x) आ जाता है तो -a/a की प्रॉपर्टी में इसका आंसर 0 आ जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा, पैराबोला है, वैसे फिगर बनाने की वैसे जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पैराबोला है जो x की तरफ खुलेगा क्योंकि x की पावर 1 है। वो कह रहे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 2 सीधी लाइन है, इसके बीच में एरिया बताओ। तो एक ये वाला बनेगा और एक ये बनेगा। तो हम नीचे वाले का एरिया या ऊपर वाले का एरिया निकाल के डबल कर देते हैं। तो 2 टाइम्स 0 2 कहाँ से कहाँ, x कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ x 0 है, यहाँ x 8 है, सॉरी 2 है। अब यहाँ हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा √8 √x। ये आ जाएगा 2√2 तो 4√2 और √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 2/3 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 8/3 √3 और 2√2 क्योंकि 2 की पावर 3/2 को मतलब 2√2। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, सॉरी ये √2 था तो 8 2 था 16 और √2 2 हो गया तो 32 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। वो जरूर लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना बेटा। अब चलते हैं 25th पे। डायरेक्टली कौन सी फॉर्म थी देखो आप, सेपरेटिंग द वेरिएबल, क्योंकि y की टर्म dy के साथ आ सकती है। तो जब सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/y dy और ये बन जाएगा tan x को ले सकते हैं sin x/cos x। अब इंटीग्रेट कर देते हैं
तो 1/y का इंटीग्रेशन log y, इसका हो जाएगा log sec x, है ना, tan x का log sec x होता है, और log sec x लिख देंगे और प्लस सी। अब यहाँ कंडीशन दी है कि y1 x0 है, यानी जब y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो x0 है, तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो log 1 बन जाएगा 0, ये बन जाएगा log sec 0 यानी log 1 फिर से 0, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया log y इक्वल टू log sec x, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू sec x आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन था। यहाँ कह रहे हैं कि हमारा लैम्डा बताओ कि अगर a प्लस लैम्डा बी जो है वो परपेंडिकुलर टू सी है, तो अगर a प्लस लैम्डा बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 0 होना चाहिए। तो a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 0 होना चाहिए, तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आ जाएगा a डॉट सी प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब a डॉट सी लेते हैं, a का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, तो ये आ जाएगा 3 to the 6 और 1 to the 2, तो 8 हो जाएगा। लैम्डा बी डॉट सी निकालते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो ith कंपोनेंट i के साथ -3 और jth कंपोनेंट j के साथ 2, तो -3 + 2 -1, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ लिखा है कि शो दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब एक्चुअल में ना हमें बोला गया है परपेंडिकुलर, वैसे देखिए वही बात होगी कि एंगल बिटवीन द टू लाइन्स डिलीटेड है हमारा, ठीक है, बट हम इसको वेक्टर से कर सकते हैं कि अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको वेक्टर की मदद से करेंगे। अगर एक लाइन पास करिए 0 0 से 2 1 1 से, तो हम उस वेक्टर के डी आर निकाल सकते हैं, तो वो वेक्टर बन जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 1 0 2i कैप 1 - 0 1 j कैप 1 - 0 k कैप। एक लाइन पास करी इन 2 पॉइंट से, तो उसके डी आर को हम मान लेते हैं बी वेक्टर, तो आ जाएगा 4 - 3 1i कैप 3 - 5 -2 j कैप और 0 k कैप। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ith कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, jth को j से, तो कहेंगे क्योंकि a डॉट भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, मतलब इस सेक्शन का। एक अर्न में 10 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स है, और दूसरे अर्न के अंदर हमारे पास जो है 2 बॉल हमने इसमें से निकाली 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब बॉल से बैग से बॉल निकालते हैं तो दूसरी बॉल के लिए एक बॉल कम हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बताइए, दोनों ब्लैक है, यानी पहली भी इधर से आए तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 10/15। अब दूसरी भी ब्लैक आनी चाहिए, दूसरी ब्लैक के लिए अब हमारे पास एक बॉल कम हो चुकी होगी ब्लैक, और टोटल भी कम हो गई होगी, तो हमारे पास आ जाएगा 9/14। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 पे कट रहा है 2/3, 3 पे कट रहा है 3, ये कट रहा है 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/7। और अगला क्वेश्चन देखें, ये अच्छा क्वेश्चन था कि a डैश बाय बी डैश निकालना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, a डैश बाय बी डैश का अगर हम निकालने की कोशिश करें, फॉर्मूला होता है p ऑफ, ऊपर आता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे आता है p ऑफ b डैश। अब अगर इसको समझे तो ये क्या है, ये है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो अगर मैं कॉमन बार ले लेता हूँ तो ये बन जाता है a यूनियन b का होल बार। तो अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, इसका मतलब हो गया कि p ऑफ, ये आया कैसे, इसको डी मॉर्गस लॉ से समझ सकते हैं कि अगर ना दोनों के ऊपर बार हो, a पे भी बार है और b पे भी बार है, और ये हो तो हम क्या करते हैं, कॉमन बार लेके कॉमन बार लगा के साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो यूनियन होता तो इंटरसेक्शन कर देते हैं। अब हम बेसिकली इसको निकालने के लिए p ऑफ a यूनियन b का बार चाहिए और b का बार चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैं इसको सबको रब कर देता हूँ, तो मुझे p ऑफ a यूनियन बार चाहिए, तो हम p ऑफ a यूनियन b निकाल लेते हैं पहले। वो क्या होता है, pa प्लस pb माइनस इंटरसेक्शन, तो एलसीएम ले लिया 10 आ गया, 4 + 3 - 2, तो आ जाएगा 7 - 2 5, तो ऊपर आ गया हमारे पास 5/10, और नीचे 1 में से b को माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 7/10। अब हमारे पास ये था, हमारे पास p ऑफ a यूनियन बार, तो 1 में से 5/10 माइनस करोगे तो 5/10 ही रह जाएगा, और नीचे हमारे पास 7/10 आ रहा है,
तो 10 से 10 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5/7। तो इस तरह से हमने सेक्शन 1 भी कंप्लीट कर लिया, हमने केस स्टडी सेक्शन 2 भी खत्म कर लिया और 2 आकर सेक्शन 3 भी खत्म कर लिया। अब हमारे 2 सेक्शन रह गए, वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।